चलिए अपने पिछले लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम सीरीज एलसीआर एसी सर्किट पर बात कर रहे थे, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट हमने दिया था और उस दिए गए अल्टरनेटिंग करंट की वजह से सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए थे उन हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट हुआ था। इंडक्टर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ था E सफिक्स L, जो कि L टाइम्स ऑफ di/dt के बराबर था। कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जेस जनरेट हुए थे, चार्जेस डिपॉजिट हुए थे, ईएमएफ या वोल्टेज उसके अक्रॉस डेवलप हुआ था। E सफिक्स C Q/C, इंटीग्रेशन ऑफ dQ/C या इंटीग्रेशन ऑफ I dt/C, इक्वेशन नंबर 3। उसी प्रकार रेजिस्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, ईएमएफ जनरेट हुआ था, वोल्टेज जनरेट हुआ था, वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, I into R, इक्वेशन नंबर 4। So equation 2, 3 and 4, all these are the voltages, EMFs, alternating EMFs across inductor, capacitor and resistor. So the total voltage in the series LCR circuit is small e equal to E suffix L plus E suffix C plus E suffix R. Substituting equation 2, 3 and 4 in equation 1, in this equation we get E is equal to L times of di/dt plus integration of I dt/C plus I into R. L as it is रखा, I की जगह इक्वेशन 1 से I0 sin ओमेगा t सब्स्टिट्यूट किया। जैसा कि हम जानते हैं यही अल्टरनेटिंग करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कंसिडरेशन था वो एक कंसीडर एन AC circuit consisting of inductor coil of inductance L, capacitor of capacitance C and resistor of resistance capital R, which are connected in series as shown in the figure below। हमने कहा, और जो करंट फ्लो हो रहा उस करंट की वजह से हर एक के अक्रॉस EMF इंड्यूस बोलो, EMF डेवलप्ड बोलो या EMF वोल्टेज ड्रॉप बोलो, सभी चीज देखने को मिली। I की जगह सब्स्टिट्यूशन I0 sin ओमेगा t, फिर I की जगह I0 sin ओमेगा t, यहाँ डेरिवेटिव हुआ सो I0 के साथ ओमेगा L cos ओमेगा t मिला, यहाँ इंटीग्रेशन हुआ तो sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा t बाय ओमेगा मिला। I0 और sin ओमेगा t एज इट इज रहा। सब में I0 कॉमन निकाला था हमने, कॉमन निकालकर पहली स्टेप R sin ओमेगा t को दी, ब्रैकेट में ओमेगा L -1 अपॉन ओमेगा C रहा cos ओमेगा t के साथ। ओमेगा L को हम XL बोल सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि सर्किट में इंडक्टर कॉइल है। X सफिक्स C 1 अपॉन ओमेगा C के जगह सब्स्टिट्यूट किया, सर्किट में कैपेसिटर मौजूद है इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर की वजह से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर की वजह से, रेजिस्टेंस रजिस्टर की वजह से इस इक्वेशन नंबर 5 में सब कुछ नजर आता है। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर के एंडिंग में कहा था कि XL माइनस XC आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ प्लस लगा हुआ है, और मैं यहाँ कंडीशन कह रहा हूँ कि अगर XL XC से बड़ा है, क्योंकि यही वो इक्वेशन है जहाँ से डिसीजन बनता है कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा या फिर दोनों साथ चलेंगे। अगर XL की वैल्यू XC से बड़ी है तो सर्किट इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा, सो EMF लीड करेगा, करंट पीछे रहेगा बाय फेज एंगल फाई। अगर XC बड़ा है और XL छोटा है तो ऑटोमेटिकली आंसर माइनस में आ जाएगा। अभी XL बड़ा है, XC छोटा है तो आंसर पॉजिटिव रहने वाला है और उसी हिसाब से हमको आंसर मिलेंगे। और अभी से कह दिया EMF लीड करेगा, करंट पीछे रहेगा बाय फेज एंगल फाई। लेकिन बाय चांस अगर XC बड़ा है और XL छोटा है तो यह आंसर निगेटिव हो जाएगा और यहाँ साइन माइनस का आएगा, तो दोस्तों आपको जो EMF मिलेगा वो लैग बिहाइंड वाला मिलेगा बाय फेज डिफरेंस फाई। सर अगर XL XC के बराबर हो गया तो उस परिस्थिति में XL XC बराबर हो गया मतलब दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बन जाएगा। मतलब इस सीरीज LCR सर्किट के अंदर 3 पॉसिबिलिटी है। अगर XL ग्रेटर देन XC हो तो इंडक्टिव जैसा, XC ग्रेटर देन XL हो तो कैपेसिटिव जैसा, और XL XC के बराबर है तो प्योर रेजिस्टिव जैसा हो सकता है। तो फिलहाल हमारे सामने
जो कंडीशन बनी हुई आई है इस सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए, वो जो दिख रही है फिलहाल हमें एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी में दिख रही है, तो हम उसी को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन नंबर 5 में एक मैनिपुलेशन करेंगे, एक एडजस्टमेंट करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली टर्म के साथ। हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ मतलब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई और उसी में डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 5 on right hand side by under root of r square plus xl माइनस xc का होल स्क्वायर। ये वो टर्म है जिससे हम उसे डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। सर यही टर्म क्यों? पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, यहाँ ओमिक अपोजिशन भी है, नॉन ओमिक भी है, जिसे कॉमनली इम्पीडेंस कहते हैं, और उस इम्पीडेंस टर्म का ये फॉर्मेट बनता है। इसलिए मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है जो हम कर रहे हैं कि हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड इस टर्म के साथ करेंगे। सो हमें जो मिलेगा वो E इज इक्वल टू I0 के साथ मल्टीप्लाई में मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मैं जगह बनाने के लिए इधर से थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। हमारे सामने E इज इक्वल टू I0 ये टर्म आ गई, और अब इसी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ राइट हैंड साइड में, इसी टर्म से क्या करना है, डिवाइड भी करना है। सो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये जो टर्म बची है वो है आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल माइनस एक्सी कॉस ओमेगा टी। ये टर्म हमारे सामने हमको दिखती है। सबको इतना समझता है कि जब इक्वेशन 5 के राइट हैंड साइड में इसी टर्म से मल्टीप्लाई करना और इसी से डिवाइड करना है, और ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई अगर वहीं रखे सो ये डिवाइड की टर्म इसको भी जाती है और इसको भी जाती है, तो हम एक स्टेप थोड़ी बचा सकते हैं और ये डिवाइड वाली टर्म जो कॉमन दिख रही है वो एक एक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आर साइन ओमेगा टी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये एक टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आर साइन ओमेगा टी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दूसरी टर्म एक्सएल माइनस एक्सी इंटू कॉस ओमेगा टी है, उसके डिवाइड में भी हम इसी तरीके से आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यह लिखने के बाद थोड़ी आसानी आ जाती है। लेकिन ये जो इक्वेशन तैयार हुई है इसको हम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो एक स्टेप थोड़ी और सजाई जा सकती है ताकि फॉर्मेट थोड़ा दिखने में अच्छा दिखे। सो E इज इक्वल टू I0 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये मैथमेटिकल टर्म हमने ली है। इसे सेटअप करने में मैं पहले ले लेता हूं साइन ओमेगा टी और बाद में साथ में ले रहा हूं आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सर ये सेटअप सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो फेजर डायग्राम जब भी जो पढ़ी थी उसका इस्तेमाल करके ये मॉडिफाइड इक्वेशन के फॉर्म में, हमारी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले मैं लिख रहा हूं कॉस ओमेगा टी और बाद में लिख रहा हूं एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। टर्म देखकर घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारी टर्म सिस्टमैटिक है, स्टैब्लिश्ड है अच्छे से, बस अपने को उसका उपयोग बहुत अच्छे से करते आना चाहिए। ये बन गई तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 6।
इस इक्वेशन नंबर 6 का जो फॉर्मेट सेट हुआ है साइन ओमेगा टी के साथ कुछ तो भी प्लस कॉस ओमेगा टी के साथ कुछ तो भी, लेकिन ये जो टर्म से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, ये जो फॉर्मेट सेट हो रहा है, इस फॉर्मेट सेट के पीछे का बेसिक रीजन है वो फेजर डायग्राम जो जब भी मैंने आपसे कही थी। इस तरीके से वो फेजर डायग्राम थी जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। फेज एंगल था फाई, जिसमें ये वाला साइड था रिएक्टेंस का कैपिटल एक्स का मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का, ये वाला साइड था रेजिस्टेंस का कैपिटल आर का। सो कैपिटल आर एक रेजिस्टेंस है, एक्सएल माइनस एक्सी रिएक्टेंस है। सो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये जो मिलेगा वो रिजल्टेंट है। और ये भाषा मैंने जभी के लेक्चर में भी आप लोगों से कही थी, क्योंकि सबको दिखता है ये एंगल 90 का बनता है। सो अगर ये एक साइड है दूसरी साइड है तो ये हाइपोटेनियस जो है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये फेजर डायग्राम है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का। ये जो यहाँ दिख रहा है वो रेजिस्टेंस है जो सर्किट में आया है, और ये वो रिएक्टेंस है जो नेट अमाउंट का सर्किट में अपना असर दिखा रहा है। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फेजर डायग्राम से आप अगर साइन फाई चाहो तो आपको दिखाई देगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन फाई अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अर्थात एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये साइन फाई मिला, मैं उसे इक्वेशन ए कह सकता हूँ। कॉस फाई यहीं से मिल सकता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, अर्थात आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर बी। ये जो दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ए और बी, इन इक्वेशन ए और बी का अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मैं इक्वेशन नंबर 6 में कर दूं तो मेरे बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे। इक्वेशन उस फॉर्मेट में सेट हो जाएंगी जो मैं इक्वेशन नंबर 1 i = I0 sin ओमेगा टी के साथ इस e को क्या कर सकूंगा, कंपेयर कर सकूंगा। तो उम्मीद है जितनी बात मैंने अभी आपके सामने लिखी आपको ध्यान में आ रही होंगी। आप बोलोगे सटी सर आपने रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के लिए इसको इम्पीडेंस क्यों नहीं बोला? अभी इम्पीडेंस डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि पूरे सर्किट के लिए उसको दिखना है ERMS बाय IRMS के फॉर्म में, तो वो ऑटोमेटिकली Z में ही कन्वर्ट होगा। फिलहाल आपके सामने इक्वेशन ए और बी तैयार हो चुकी है, जिसमें ये जो फेज डिफरेंस है वो हमने डिनोट किया है फाई से, और ये फेज डिफरेंस जो है वो अप्लाइड EMF और रिजल्टिंग करंट के बीच का है। जिस फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 होंगी तो सर्किट रेजिस्टिव जैसा बिहेव करेगा, अगर 90 होंगी और करंट आगे है तो कैपेसिटिव जैसा बिहेव करेगा। फेज डिफरेंस 90 है, EMF लीड करेगा, सो वो इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा। ये सारी बातें हमें यहाँ से समझ में ध्यान में आती है। पूरी उम्मीद है कि इतनी बात सबके समझ में आई होंगी। आप अच्छे से इसे नोट डाउन कीजिए या तो फिर अपनी आवश्यकता अनुसार उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। भूलना ये नहीं है कि ये सारी बातें इक्वेशन 5 के बाद जो शुरू हुई है उसमें एक्सएल माइनस एक्सी पॉजिटिव है, मतलब एक्सएल एक्सी से बड़ा है, अर्थात सर्किट इंडक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% EMF यहाँ कुछ ना कुछ लीड करेगा, लैग नहीं करेगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब इक्वेशन ए और बी को हम इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 6 में जब सब्स्टिट्यूशन होगा ए और बी का, सो इक्वेशन 6 implies substituting equation A and B in equation number 6. Equation 6 implies E is equal to I0 under root of R square plus XL minus XC का whole square ब्रैकेट sin ओमेगा t as it is रहेगा
r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर की जगह cos फाई आएगा प्लस cos ओमेगा टी रहेगा जैसा कि वो है इनटू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर की जगह साइन फाई आएगा। सारी टर्म हमारे आंखों के सामने। सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेट दिख रहा है अगर आप ढंग से देखें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि प्योरली साइन ए प्लस बी के बराबर होता है, जो कि आप सभी जानते हैं साइन ए प्लस बी। सो ये इक्वेशन जो 6 नंबर इंप्लाइज होके आगे बढ़ी वो E इज इक्वल टू आई जीरो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इनटू जो बचेंगी या जो बनेंगी वो साइन ओमेगा टी प्लस कुछ ऐसी बनेगी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें मिल रही है, दिख रही है। ये फेजर डायग्राम थोड़ी देर नहीं हटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत कुछ और आगे में भी पड़ेगी। तो आपके सामने इक्वेशन 6 इंप्लाइज की मदद से जो कुछ ये बना हुआ है आई जीरो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, अर्थात साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। सो ए कौन है ओमेगा टी और बी कौन है फाइव, सो साइन ए प्लस बी एन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी इक्वेशन में सभी एक बात और जानते हैं कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में ईएमएफ है और ये अगर पूरी वैल्यू है सो ये बनना चाहिए ईएमएफ, लेकिन यहाँ करंट पीक वैल्यू है तो ये पूरा मिलकर ईएमएफ भी, इतना पूरा भी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ही बनेगा। सो दिस इज रिप्लेस्ड बाय ई जीरो और इक्वेशन इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड दिस इज द धासु इक्वेशन नंबर 7. दिस इज द धासु इक्वेशन नंबर 7 where E0 is equals to I0 under root of R square plus XL minus XC का whole square and this is equation number 8. So this equation number 7 gives the expression for the resulting EMF, alternating EMF induced, generated in the series LCR circuit. This is not across the inductor, this is not across the capacitor, this is not across the resistor, this is across the whole circuit, series LCR circuit. And if you are comparing this equation number 7 with equation number 1, equation number 1 is I is equal to I0 sin omega t. You will definitely observe that there is a phase difference of phi and the EMF is leading because it is plus phi. And this happens only because XL is greater than XC. इस पूरे कॉन्सेप्ट में XL XC से बड़ा था इसलिए यहाँ टर्म का ही प्लस किया। अगर XC XL से बड़ा होता तो यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता अगर XC XL से बड़ा होता, और अगर यहाँ माइनस आता तो EMF इस करंट से पीछे चलता क्योंकि XC बड़ा है XL छोटा है तो सर्किट कैपेसिटिव बिहेव करता। लेकिन फिलहाल XL XC से बड़ा है, सर्किट इंडक्टिव है, EMF लीड कर रहा है। If we are comparing, when we are comparing equation 7 with the 1, we definitely observe that we will definitely satisfied with that the EMF leads the current by a phase angle phi, which may be 0, which may be less than 90, which may be equal to 90,
which may equal to 0. Sir, why may? That depends upon the nature of XL and XC. If XL is greater than XC, then plus 5. Only plus 5. If 100% circuit is inductive, no capacitive, no resistive, then it is plus 90. If 100% it is pure capacitive, it is minus 90. Minus 90. It is capacitive in which XC is greater than XL. So minus 5 because EMF lag behind. तो जो भी हम फेज डिफरेंस देखेंगे वो डिसाइडेड वैल्यू रहेंगी जब हमें ये डिसाइड हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि सर्किट किसके जैसा है. सो कंपैरिजन में आपको वो चीज समझ में आ जाती है. कंपैरिजन के बाद, एक्सप्रेशन के बाद आगे बढ़ते हैं इम्पीडेंस के लिए. तो जो इक्वेशन 8 है उसे हम आगे बढ़ाएंगे. इक्वेशन 8 implies E0 by I0 is equal to under root of R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर. हम सबको दिखाई दे रहा है E0 को अगर √2 से डिवाइड किया जाए, I0 को अगर √2 से डिवाइड किया जाए, सो E0 by √2 जो मिलेगा वो ERMS, क्योंकि दोनों में √2 से सेम डिवाइड हो रहा है. अगर I0 को भी √2 से डिवाइड किया तो IRMS. ये ERMS IRMS किसके लिए है? सर्किट के लिए है. और मैंने आपसे जब ही डेफिनेशन कही, द रेशो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ EMF across the series LCR circuit with respect to the RMS current flowing through the circuit is called as impedance. So ERMS by IRMS for the circuit is impedance, and the value of impedance Z is equal to under root of XL minus XC का whole square. This is the value for Z. Z के लिए जो इक्वेशन मिली उसे हम इक्वेशन नंबर 9 कहेंगे. Z is equals to for impedance, क्योंकि ये जो रेशो है वो इम्पीडेंस देता है. नॉन ओमिक, ओमिक सारे अपोजिशन का समेशन हमें देता है. तो डेफिनेटली इतनी बात सभी को समझ में आई होंगी. कंपैरिजन मैंने भले ही एक तरीके से किया, ईएमएफ और करंट का. ईएमएफ लीड कर रहा है, दिख रहा है, और वजह है एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी. यहाँ पर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, इसीलिए ईएमएफ लीड करते हुए दिखा फाई से. अगर एक्ससी बड़ा होता और एक्सएल छोटा होता तो यहाँ टर्म काय में आती माइनस में. वो जब इक्वेशन नंबर 5 थी ना, एक्सएल माइनस एक्ससी. एक्ससी अगर बड़ा होता, एक्सएल छोटा होता तो वो माइनस होता, वो माइनस होता तो ये माइनस 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 माइनस, तो ये में पीछे हो जाता. और अगर दोनों सेम है तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता. तो मतलब 3 पॉसिबल केसेस है. सर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगले लेक्चर में इन बातों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा. फिलहाल इतनी बात आपके सामने कही, उम्मीद है सबके ध्यान में आई होंगी. एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, आप इतनी बात पहले नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए अपनी बात को अंतिम पड़ाव की तरफ लेकर चलता हूँ, जिसका नाम है फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस जब भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, क्योंकि साइन फाई कॉस फाई से हमें वास्तविक फेज डिफरेंस नहीं मिलता. सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंचे हम, इंपीडेंस तो मिल गया, अभी फेज डिफरेंस फाई निकलना बाकी है. क्योंकि साइन फाई अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये रिएक्टेंस इंपीडेंस की बात करता है. कॉस फाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, ये रेजिस्टेंस और इंपीडेंस की बात करता है. लेकिन टेन फाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, जो प्योरली रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की बात करता है. सो यही वो फॉर्मूला है जिससे नेट अमाउंट हमें मिलता है, नेट रिलेशन हमें मिलता है कि फेज डिफरेंस वाकई में क्या होगा. सो tan phi is equal to this, so phi is equal to tan inverse of mod of XL minus XC by R. मैंने बार बार मॉड इस्तेमाल किया, उसकी वजह है पॉजिटिव आंसर के लिए, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, सर्किट इंडक्टिव जैसा.
भाषा भूलने का नहीं। ये बड़ा है, ये छोटा है, सर्किट इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा, ईएमएफ आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा। नो डाउट 90 से नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आगे रहेगा। एक्सी बड़ा है, एक्सएल छोटा है, मैं एलसीआर सर्किट की बात कर रहा हूँ। एक्सी बड़ा है, एक्सएल छोटा है, सर्किट कैपेसिटिव जैसा बिहेव करेगा, करंट कुछ तो भी आगे रहेगा, ईएमएफ कुछ तो भी पीछे रहेगा। तीसरा, अगर दोनों सेम हो गए सो भैया ना इंडक्टिव बचेगा ना कैपेसिटिव, दोनों एक दूसरे की वाट लगा देंगे तो बचेगा प्योरली रेजिस्टिव जैसा। और वो जब रेजिस्टिव होता है तब कुछ खास होता है, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस खास टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इक्वेशन नंबर 10 गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द फेज डिफरेंस, गिव्स द फॉर्मूला फॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट। ये EMF और करंट के बीच का क्या देना पसंद करता है? फेज देना पसंद करता है। उम्मीद है ये भी बात आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके लिए फेजर डायग्राम बनाने की या दिखाने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सर कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो फिर भी कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होता होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एक्स एक्सिस आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक वाई एक्सिस आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये एक पॉसिबल फेजर डायग्राम आपके सामने हो सकता है। सर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर आप देखेंगे सो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है और ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस है, जिसमें ईएमएफ फाई एंगल से करंट से क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। अब आप कहोगे सर ये क्या है? सो ईएमएफ अक्रॉस द रजिस्टर, ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर, ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर। आप बोलोगे सर ये कैपेसिटर में ईएमएफ नीचे क्यों है? वो इंडिकेट कर रहा है कि ईएमएफ पीछे चल सकता है, ये इंडिकेट कर रहा है ईएमएफ आगे चल सकता है, और ये ईएमएफ करंट के साथ चल सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है वो फेज डिफरेंस फाई से आगे चल रहा है, एग्जैक्टली 90 से नहीं है, एग्जैक्टली 90 से पीछे नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये वो फेजर डायग्राम है जो पॉसिबिलिटी बता रहा है, जिसमें ये रिजल्ट फिलहाल अभी की पॉसिबिलिटी का है। अगर ये सर्किट एलसीआर ना होकर प्योर आर होता सो यही I0 होता, यही E0 होता, कोई फेज डिफरेंस नहीं। अगर यही सर्किट एल सर्किट होता, एल, सो करंट यहां होता, ईएमएफ एग्जैक्टली यहां होता। यही सर्किट प्योर सी होता सो ईएमएफ इधर होता, करंट इधर होता, ईएमएफ पीछे होता। अगर कैपेसिटिव होता तो, रेजिस्टिव है तो दोनों साथ में, इंडक्टिव है तो करंट इधर, ईएमएफ इधर, कैपेसिटिव है तो करंट इधर, ईएमएफ पीछे 90 से। अभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कोई भी आगे कोई भी पीछे, लेकिन फिलहाल हमें पता है कि यहां पर जो रेजिस्टेंस आया, यहां पर जो रिएक्टेंस आया, उसमें फिलहाल देखने को मिल रहा है कि एक्सल एक्सिस से बड़ा है, इसलिए हमें फेज ईएमएफ का लीड करते हुए मिला करंट से। तो ये सिंपल सा फेजर डायग्राम भी आपके सामने मैंने रखा है। तो उम्मीद है कि सारी बातें सबको अच्छे से ध्यान से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर ये सीरीज एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि पहले हाफ में बच गया था क्योंकि उसमें हमने इम्पीडेंस पे चर्चा की थी, तो दूसरे हाफ में इसको हमने पूरा किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होंगी। नोट कीजिए, ध्यान रखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बार बार कह रहा हूँ खूब मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।